चलिए अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं आगे। लीगल एप्टीट्यूड चल रहा था, चैप्टर नंबर 4 देख रहे थे, उसका पार्ट 3। कल जो पढ़ाया उसमें आपको कुछ पूछना हो डायरेक्टर्स वाले टॉपिक में कोई क्वेरी, किसी को कुछ नहीं समझ आया? बोलो, पॉइंट्स क्लियर है सारे कल वाले? तो आगे कंटिन्यू करें। चलिए, कल जो पॉइंट्स पेंडिंग थे ना वही हमें आगे आज कंप्लीट करना है। एक टाइप्स ऑफ डायरेक्टर में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बाकी था, पेज 107। तो उसे शुरू करते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इवन आपको नेक्स्ट लेवल पे एग्जीक्यूटिव पे भी काम आएगा, प्रोफेशनल में भी कहीं ना कहीं रेफरेंस आ सकता है, वैसा आंसर है और है बड़ा बेसिक कंसेप्ट, तो ऐसी टेक्निकल बात नहीं है। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो डायरेक्टर्स का ग्रुप है, मैनेजमेंट ने डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया, तो इसकी ना दो कैटेगरीज हैं। एक हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, एक बोलते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव्स वो है जो फुल टाइम उसी कंपनी में काम कर रहे हैं, मतलब मॉर्निंग 10 to 7 वाला जो पूरा दिन है कि भाई इसी कंपनी में अपना टाइम देते हैं और फुल डे अपॉइंटेड है। इनके लिए और टर्म यूज होता है होल टाइम डायरेक्टर्स, और सामने बोलते हैं पार्ट टाइम डायरेक्टर्स। तो होल टाइम मतलब जो एक बंदा पूरा दिन एक ही कंपनी में एज ए डायरेक्टर काम कर रहा है, मल्टीपल कंपनीज में वो टाइम नहीं दे रहा है, तो उसको होल टाइम बोलते हैं। बहुत बार इनका कंट्रोल कंपनी में इतना बन जाता है बिकॉज दे आर द टॉप मोस्ट मैनेजमेंट पर्सोनल, उनके ऊपर डायरेक्ट शेयर होल्डर्स हैं, तो उनका इतना कंट्रोल हो जाता है कंपनी में कि अगर वो कोई फ्रॉड्स करना शुरू कर दे तो शायद किसी को पता नहीं चलेगी। जूनियर तो कुछ बोल नहीं पाएगा, शेयर होल्डर्स तक बात जाएगी नहीं, तो पैसा आप सबका लेकिन उसको मैं घुमा रहा हूँ, फिर वैसी बात होगी। तो ये जो ह्यूमन नेचर है वो रिस्क हमेशा रहने वाला है। जब मुझे पता है कि कोई नहीं देख रहा है तो फिर मैं जो चाहे करूँ, ये वैसी बात होगी। तो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है तो उसमें जो डिसीजन मेकिंग होता है ना, वो डिसीजन मेकिंग फेयर होना चाहिए और वो कंपनी के फेवर में होना चाहिए, ना ही किसी पर्सन या इंडिविजुअल के फेवर में। तो इस चीज का ध्यान कौन रखेगा? शेयर होल्डर तो मीटिंग में आके बैठ नहीं सकते। सपोज ऐसा कर दिया बारी बारी से ना, शेयर होल्डर्स ने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, बोले जब भी बोर्ड मीटिंग होगी ना अपने से कोई ना कोई तो होना ही चाहिए ताकि हमें पता चले ये लोग कर क्या रहे हैं। अब है ना वो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आ रहे हैं, बोले आज मीटिंग है, कौन जा रहा है? सब बोल रहे हैं मैं तो बिजी हूँ, आउट 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 करके सबने हाँ बोल दिया। अब क्या करें? बोले ऐसे शेयर होल्डर ढूंढते रहेंगे हर बार मीटिंग में जाने के लिए, वो प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है। इसका एक रास्ता निकाला जिसको हम बोलते हैं आउटसाइडर डायरेक्टर्स। दे आर नॉन एग्जीक्यूटिव्स, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द कंपनी, दे आर आउटसाइडर्स। तो जो बोर्ड है अपना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पूरा ग्रुप है, इसमें रेगुलर डायरेक्टर्स तो होंगे, एक डायरेक्टर जो है ना वो आउटसाइडर बिठा दो बोर्ड मीटिंग में। आउटसाइडर मतलब कि वो कंपनी का फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं है, वो कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की कैटेगरी में नहीं है, इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये आउटसाइडर है, ये न्यूट्रल पर्सन है, ये इसको वॉचडॉग बोला जाता है, टर्म यूज करते हैं। वॉचडॉग का मतलब इसका काम है नजर रखने का, ये इन सबके डिसीजंस पे नजर रखता है। मतलब इनपुट चाहिए तो देगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कि अपनी चला रहा है, वो सिर्फ नजर रखता है कि ये लोग क्या डिसीजन ले रहे हैं। अच्छा, अगर इनका डिसीजन कंपनी के फेवर में है, कंपनी के लिए सही है, कोई बायस्ड डिसीजन नहीं है, तो वो चलने देगा, ओके सही है, अपना अप्रूवल देगा। कहीं अगर इसको लगता है कि ये लोग मिलके ना कंपनी का नुकसान कर रहे हैं और अपना फायदा कर रहे हैं या गलत डिसीजंस ले रहे हैं, तो ये अलर्ट कर सकता है शेयर होल्डर्स को कि आप देख लो, आप लोगों का पैसा है, ये तो भी इस तरीके से काम कर रहे हैं, ऐसे तो कंपनी का नुकसान है, तो मैं इस चीज के फेवर में नहीं। तो अलार्म रेज कर सकता है। इससे क्या होगा ना, शेयर होल्डर्स को पता चलेगा कि भाई कंपनी का बाकी मैनेजमेंट कर क्या रहा है। तो इन सब पे नजर रखने के लिए आउटसाइडर अपॉइंट कर दिया, इसको क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन अगर आप देखो तो डेफिनेशन का सेक्शन है सेक्शन नंबर 2, उसका क्लॉज नंबर 47, दैट इज द डेफिनेशन सेक्शन। हमने पहली बात की थी, सेक्शन 2 कंपनीज एक्ट का डेफिनेशन सेक्शन है, तो उसमें आपको सारी डेफिनेशन मिल जाएगी। इसके साथ एक सेक्शन है 149 सबसेक्शन 6। दिस इज रिलेटेड टू क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर आपको किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोस्ट पे काम करना है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है और किन लोगों को ये बनना अलाउड नहीं होगा, इसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे दे रखी है। अब किसको अलाउ नहीं करेंगे, वो कॉमन सेंस वाली बात है। जो भी इंसान इस कंपनी से ऑलरेडी किसी ना किसी तरीके से जुड़ा हुआ है, कंपनी का शेयर होल्डर है, उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे शेयर्स हैं, या फिर वो कंपनी में एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा है, या फिर कंपनी के एम्प्लॉय, डायरेक्टर, प्रमोटर किसी का रिलेटिव है, रिश्तेदार है, तो कहीं ना वो कंपनी से कनेक्टेड है
और कनेक्टेड पर्सन कभी भी न्यूट्रल डिसीजन नहीं दे पाएगा। एक मैच में एम्पायर होता है ना, वो दोनों टीम में से किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, वो न्यूट्रल पर्सन है। तो उसका दिया हुआ डिसीजन दोनों टीम्स क्यों मान रही है? बिकॉज दे नो कि किसी एक की तरफ से नहीं खेल रहा है। अब आईपीएल में अपने जोक चलते रहते हैं, मुंबई हार रही होती है तो अपना एम्पायर, अभी 2-3 दिन पहले क्लिप चल रहा था ना, और दीपक चहर ने बॉल डाली, उसने अपील ही नहीं की, तो एम्पायर खुद बोल रहा है भाई आउट देना है जल्दी अपील तो कर। फिर उसने ऐसे बोल दिया आउट, तो इसने आउट दे दिया। अब वो कुछ चल रहा था फनी वीडियो कि बोले अंबानी जी ने एम्पायर को समझा दिया क्या करना है क्या नहीं, स्क्रिप्ट है, ये वो सब जोक चल रहे थे। अब बात वही है कि न्यूट्रल पर्सन है तो दोनों टीम उसकी बात सुन रही है। आजकल तो एम्पायर की बात भी नहीं सुनते, हर चीज में रिव्यू वाला सिस्टम थोड़ा खराब ही है, टाइम वेस्ट बहुत होता है। व्हाइट बॉल होती है ना, हर छोटी छोटी बात पे रिव्यू ले लो। कभी मैच देख रहा था, लास्ट 2-3 बॉल में, एक ओवर में 3 बार तो रिव्यू मांग लिया। पहले बॉलिंग टीम ने मांग लिया, फिर बैटिंग टीम ने मांग लिया। अब वो नीचे टाइमर आ रहा है, मैच इज रनिंग 6 मिनट्स लेट। मतलब इतने रिव्यू दोगे तो मैच लेट ही होने वाला है। एक एक व्हाइट बॉल के लिए रिव्यू ले रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो न्यूट्रल पर्सन होना नेसेसरी है ताकि सबका ट्रस्ट बना रहे। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वही बन सकता है जो न्यूट्रल हो, जिसका बाकी किसी से लेना देना ना हो। तो वो कंडीशन हम यहाँ पे इस सेक्शन में पढ़ने वाले हैं, 149 सबसेक्शन 6। अब पॉइंट ये है कि यहाँ पे बोला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक आउटसाइडर होना चाहिए, कंपनी का नोन पर्सन नहीं होना चाहिए। अपॉइंटमेंट कैसे करे, ढूंढ के कहाँ से लाए ऐसे पर्सन को जिसको कोई नहीं जानता? ऐसा इंसान ढूंढ के लाओ जिसको आप नहीं जानते। यार ये कैसे, मैं जिसको जानता हूँ उसको लेके आ सकता हूँ कि ये ऐसा है वैसा है, मैं ऐसे पहचानता हूँ, मैं जिसको पहचानता नहीं उसको कैसे लेके आ जाऊँ? तो अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज गोइंग टू बी अ टफ जॉब फॉर अ कंपनी, कि वो कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, लेकिन जब उसको अपॉइंट करे तो उसकी क्रेडिबिलिटी पर डाउट भी नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा बंदा हो जो काम कर लेगा, लेकिन जिसको जानते ही नहीं है उसके कैलिबर के बारे में पता कैसे चलेगा? तो ये अपॉइंटमेंट को लेके प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया। इसके लिए अपनी जो अथॉरिटी है ना, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर ना एक डेटा बैंक लॉन्च कर दिया। वो हर चीज का सॉल्यूशन है। डेटा बैंक का मतलब है एक ऑनलाइन पोर्टल, एक सर्वर। जैसे सपोज आप और मैं क्वालिफाइड लोग हैं, आप भी कंपनी सेक्रेटरी हो, मैं भी सीए सीएच हूँ, एमबीए हूँ, ठीक है। तो अपन ने सोचा कि यार कोई कंपनी को अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जरूरत पड़े तो हम अपनी सर्विसेज देने के लिए अवेलेबल है। बट लोगों को जाके बताए कैसे, इस चीज को प्रमोट कैसे करें? एक ऑप्शन है, आप सोशल मीडिया में लिख दो, अपने प्रोफाइल में लिख दो। लोग लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाते हैं, उसमें यही करते हैं, आई एम अवेलेबल एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, काइंडली कॉन्टैक्ट, मेरा एक क्वालिफिकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस है, वो सब लिख दिया। बट लिंक्डइन तो एक चलो एक्सटर्नल वेबसाइट या कंपनी हो गई। एमसीए ने क्या किया, अपने ही पोर्टल पे एक डेटा बैंक बना दिया। तो जिन लोगों को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है वो अपने आप को इस पोर्टल पे जाके रजिस्टर करवा ले, अपनी डिटेल भर दो यहाँ पे। अब जो कंपनीज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ढूंढ रही है कि भाई हमें अपॉइंट करना है, कंपलसरी है, बट हमारी जानकारी में कोई नहीं है, तो इस डेटाबेस पे जाके वो चेक कर सकते हैं कि कौन कौन अवेलेबल है। नाम, प्रोफाइल, क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस सब पता चल जाएगा। फिर जो उनके प्रोफाइल को सूट करे उसको शॉर्टलिस्ट करके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये समझो आप एक जॉब पोर्टल हो गया कि जिनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है वो यहाँ डेटा बैंक में रजिस्टर करवा देते हैं, जिनको चाहिए वो ढूंढने आ जाते हैं। और एमसीए की वेबसाइट पे ही है तो ट्रस्टेड तो हो ही है ऑब्वियसली। अच्छा, इस डेटा बैंक में जो लोग अपना नाम एनरोल कराते हैं उनका एक एग्जाम होता है, ये आपके डब्ल्यूटी जैसा ही एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट या एंट्रेंस टेस्ट जैसा होता है। वो एग्जाम जो अपीयर करेगा उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि क्वालिफाइड है टू बी या सर्टिफाइड है टू बी अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और सर्टिफाई किया किसने, तो और क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। अब इसमें रूल ऐसा है कि आप एक बार इसमें अपना नाम एनरोल कर लो, नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपको एग्जाम अपीयर करना होता है। ऐसा नहीं पहले एग्जाम दो, क्लियर करोगे तो ही नाम आएगा। आप नाम रजिस्टर कर दो, या क्वालिफाइड हो, पढ़े लिखे हो, तो आप अपना डेटा तो दे सकते हो। लेकिन अगर उसके बाद आपको सर्टिफाइड का टैग चाहिए तो अगले 6 मंथ्स में आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम देने से आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। अब लिस्ट में जितने भी नाम होंगे ना उसमें दिखेगा ये सर्टिफाइड है, तो कोई भी कंपनी पहले आप ही को जो है वो अप्रोच करेगी, बाकी नॉन सर्टिफाइड को बाद में। क्लियर, ये बात समझ आ रही है? तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लेके एक बेसिक बात बोली हुई है। अब इसका ना आपको एमसीए के पोर्टल पे एक बार मैं बता देता हूँ, वो एग्जाम वाला जो पार्ट है तो देखी हुई चीज रहती है, थोड़ा ध्यान में रहती है, तो इजीली रिकॉल कर पाओगे और कुछ नहीं। देखो ये अथॉरिटी है IICA.nic.in, ये एमसीए की एक डिपार्टमेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सेंटर फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स।
इसमें आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी अबाउट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स डेटा बैंक, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब कुछ है इसके अंदर। सब डिटेल्स दे रखी है। एम्पेनलमेंट आप इसमें रजिस्टर करा सकते हो। डेटा बैंक को एक्सेस करना हो तो ये दोनों वेबसाइट्स हैं जिस पे आप जाके डेटा बैंक एक्सेस कर सकते हो, तो इससे आपको पता चल जाएगा। ओवरव्यू वीडियो सब कुछ एकदम प्रॉपरली दिया हुआ है। हैंडबुक भी इशू की है उन्होंने ताकि आपको समझ में आए कि सारा सिस्टम कैसे चलता है, यूजर मैनुअल जैसा हो गया। सपोज एक बार इस पे जाके देखते हैं, पहला लिंक यही वाला था। ये सब चीजें हैं। आर यू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एस्पायर टू बी वन, एमपेनल, अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हो आप यहाँ पे। फिर इसकी एग्जाम्स भी होती है, ये देख लो, ये डेटा 30 अप्रैल 2025 आज का लेटेस्ट 34,841 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इस पोर्टल पे आज रजिस्टर्ड है। ये लाइव डेटा है। इसमें से वुमेन डायरेक्टर्स के तौर पे कितने रजिस्टर्ड है वो आपके सामने। इतनी कंपनीज है जो इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड है, जो इनके थ्रू अपना डायरेक्टर ढूंढ रही है या उन्होंने ढूंढा हुआ है। इतने सर्चेस किए गए, इतने लोग हैं जिन्होंने वो टेस्ट पास किया हुआ है। तो जो 34,000 आपको दिख रहे हैं उसमें से 20,000 वो है जिन्होंने एग्जाम दे दिया है और सर्टिफिकेट ले लिया है। वैसा तो अब कोई भी कंपनी होगी तो पहले इनको शॉर्टलिस्ट करेगी, या सर्टिफाइड भी है। कुछ बेसिक एग्जाम कोई बहुत ज्यादा खतरनाक एग्जाम नहीं है, प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट वैसी जैसे आपकी डब्ल्यूटी की नॉर्मल एग्जाम है, मॉडरेट है वैसा। बट थोड़ा बहुत उसे क्या रिकग्निशन मिल जाता है तो फर्क पड़ता है। नंबर चेंज हो गए क्या? वो तो अपडेट होते रहेंगे ना डेली बेसिस पे। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कि भाई कौन कौन लोग हैं जो वुमन डायरेक्टर या वैसे अपॉइंटेड है। हाँ, ये पार्ट टाइम डायरेक्टर्स हैं। ये लोग कंपनी की हर मीटिंग अटेंड करते हैं, कंपनी में क्या डिसीजन लिए जाते हैं उसको रिव्यू करते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि कंपल्शन होता है कि जो भी बोर्ड मीटिंग हुई है ना उसमें एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रेजेंट रहना जरूरी है, ऐसे रूल्स है। तभी वो रिजोल्यूशन वैलिड माने जाएंगे जो उस मीटिंग में पास हुए। अगर उस मीटिंग में कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं जा पाया और अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई तो जो रिजोल्यूशन पास हुए ना वो मीटिंग के बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से अप्रूव कराने पड़ते हैं, क्योंकि वो आउटसाइडर है। नहीं, उसकी क्वांटिटी दे रखी है, सेक्शन आएगा उसमें बोला है कि 1/3 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए कंपनी में आउट ऑफ द टोटल। तो भाई 10 है तो 10 में से 3-4 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट हो, बाकी के फिर इनसाइडर्स होंगे तो चलेगा। तो उनका एक रेशियो रहता है, उतना आपको मेंटेन करना पड़ता है वैसे। या आप अपनी डिटेल्स यहाँ मेंशन कर दो, एमपैनल हो जाओ। लर्निंग कोर्सेज भी होते हैं इनकी वेबसाइट पे जो आप एक्सेस कर सकते हो। सेल्फ असेसमेंट का टेस्ट दे दो, इस पे अपडेट्स आते रहते हैं जो पढ़ के आप भी अपने आप को अपडेट कर सकते हो कि एज ए डायरेक्टर आपको चीजें पता होनी चाहिए। गेट फीचर्ड का मतलब है कि लिस्ट में आपका नाम दिखेगा, वैसे तो सब कुछ है। जो टेस्ट आपको देना है ना उसका सारा सिलेबस और कंटेंट आपको यहीं से मिल जाएगा। फिर आपको टेस्ट अपीयर करना है तो इस पर आप जाके अपीयर कर सकते हो। ये सारी चीजें बोलिए, इस तरीके से सिस्टम काम कर रहा है। तो ऑनलाइन है तो क्या है ना, सारा काम इजी हो गया है। पहले के टाइम पे थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ढूंढ के लाना वाज अ ट्रबल कि भाई वो इस लिस्ट में कहीं भी हमसे कनेक्टेड नहीं होना चाहिए टेक्निकली, अदरवाइज तो जान पहचान तो हो ही सकती है वैसे। अब देख लो 107 पे अपना जो आंसर है ना उसमें हमें यही देखना है कि हु आर क्वालिफाइड एंड हु आर नॉट। 149 सबसेक्शन 6 अपना मेन टॉपिक है। उसके पहले डेफिनेशन में यही बोला है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है कौन। इट मीन्स अ डायरेक्टर अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर। देखिए, मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी में फुल टाइम सर्विसेज देता है, पूरा दिन वही काम करता है, मैनेजमेंट वही देखता है। होल टाइम डायरेक्टर का मतलब भी वही है कि वो पूरा दिन उसी कंपनी में काम कर रहा है, वो तो इनसाइडर हो गया। नॉमिनी डायरेक्टर है टर्म यूज किया है, ये भी नया टर्म है, साथ साथ में बता देता हूँ कि वो भी एक टाइप है। नॉमिनी का मतलब क्या होता है, किसी का रिप्रेजेंटेटिव। अपने बैंक अकाउंट में नहीं फाइल करते भाई ये मेरा नॉमिनी है, मुझे कुछ हो जाए तो मेरे अकाउंट के पैसे इसके, दैट इज द नॉमिनी। ठीक है, वैसा है। तो मेरे बिहाफ पे ये पर्सन एक्ट करेगा। सेम वे में यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि भाई नॉमिनी डायरेक्टर जो है वो भी किसी का रिप्रेजेंटेटिव होता है। जैसे फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, आपकी कंपनी ने एक एसबीआई बैंक से लोन मांगा। एसबीआई बैंक से लोन मांगने गए, बोले बिजनेस लोन चाहिए। बोला कितना लोन चाहिए? बोला 1,000 करोड़। बड़ी कंपनी है, ठीक है। अब 1,000 करोड़ कोई कंपनी आपसे लोन मांग रही है और आपकी बैंक है, तो आपको टेंशन नहीं होगा कि यार 1,000 करोड़ डुबा दिए तो कहाँ जाऊंगा मैं? ठीक है, ये पैसा आया कहाँ से? सब अपने डिपॉजिट होल्डर्स का पैसा है। तो एक ही कंपनी 1,000 करोड़ मांग रही है, चलो अच्छी कंपनी होगी, बड़ी कंपनी होगी, लेकिन मेरा पैसा लेने के बाद क्या डिसीजन लेते हैं कहीं ना कहीं मुझे भी जानना है। कहीं ऐसा ना हो इनके एक गलत डिसीजन से मेरे पैसे डूब जाए, ये लॉस करके बैठ जाएंगे, मैं डेट में आ जाऊंगा। तो ये लोग ऐसी कंडीशन रखते हैं बैंक वाले कि भाई इतना बड़ा लोन हम दे रहे हैं तो हमारी कंडीशन है।
हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव आपके बोर्ड में बैठेगा, डिसीजंस तो आप लोग ही लोगे, वो सिर्फ नजर रखेगा कि भाई हमारे पैसों का नुकसान तो नहीं है। कहीं अगर उसको ऐसा लगा कि आपके इरेशनल डिसीजंस की वजह से हमारा 1,000 करोड़ रिस्क पे है, तो बैंक को रिपोर्ट करेगा। बस इतना हमें चाहिए, ये हमारी कंडीशन है, तो आप पैसे ले जाओ। कंपनी ने बोला फेयर इनफ, चलो ठीक है, हमको क्या फर्क पड़ता है, हम कोई चोरी तो कर नहीं रहे, हमको तो बिजनेस करना है, अटेंड कर लेना मीटिंग, देख लेना हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव है एसबीआई बैंक का, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉमिनी डायरेक्टर। वो किसी का नॉमिनी है, किसी का रिप्रेजेंटेटिव है और उस कैपेसिटी में वहां पे बैठा हुआ है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन तीनों से अलग है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ना एमडी है, ना होल टाइम डायरेक्टर है, ना ही वो नॉमिनी डायरेक्टर है। वो तो शेयर होल्डर्स का रिप्रेजेंटेटिव है, ऐसा बोल सकते हो। बैंक का रिप्रेजेंटेटिव या आरबीआई का रिप्रेजेंटेटिव नहीं वैसा। तो इसके लिए नॉमिनी वर्ड यूज नहीं कर रहे, जबकि सिमिलर लाइन पे ही है, लेकिन इसको अलग कैटेगरी बना दिया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसको अपॉइंट तो कंपनी का मैनेजमेंट ही कर रहा है, लेकिन ये है आउटसाइडर, और ये कहीं ना कहीं बाकी सबके बिहाफ पे काम कर रहा है। ये कंपनी में कोई भी अगर गलती होती है तो इसको रिपोर्ट करना चाहिए। बीच में पेटीएम का मैटर हुआ था, आपके ध्यान में होगा, पेटीएम का वो बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया, बड़ा बवाल हो गया था, आरबीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत ड्रामा हुआ। तो अब वो मैटर वहां पे जो है ना, उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के ऊपर भी क्वेश्चन उठे थे, इसलिए मैं वो पॉइंट बता रहा हूँ, और वो करंट एग्जाम्पल है तो आपको रिलेट भी होगा। पेटीएम जो है वो एक बैंकिंग लाइसेंस होल्ड करने वाली कंपनी। बैंकिंग लाइसेंस देता कौन है, आरबीआई। हम आरबीआई जो आपको बैंकिंग लाइसेंस दे रहा है कि आप ऑनलाइन वो वॉलेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, पेटीएम पेमेंट्स बैंक करके चलता है जिसके थ्रू आप पैसे ले रहे हो, पैसे दे रहे हो, वो सब चल रहा है। तो आरबीआई की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है और उसका ऑडिट होता है हर साल। मतलब आरबीआई चेक करती है कि सब कुछ नॉर्म्स के हिसाब से चल रहा है कि नहीं, रूल्स के हिसाब से चल रहा है कि नहीं। तो आरबीआई ने जब ऑडिट किया तो उन्होंने ये पाया कि केवाईसी के इश्यूज है। आपको पता है केवाईसी क्या होता है? नो योर कस्टमर, ठीक है। तो केवाईसी जो है उसका मतलब है कि जिसके नाम से पैसा आ रहा है और जा रहा है, उसकी आइडेंटिटी पेटीएम को पता होनी चाहिए, उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो डिटेल होनी चाहिए। विदाउट केवाईसी कुछ अकाउंट चल रहे थे, तो आरबीआई ने ऑडिट में क्वेरी रेज की थी कि इसको आपको ठीक करना पड़ेगा, केवाईसी करवाओ जो भी आपके यूजर्स है, नहीं तो आईडी ब्लॉक करो, अदरवाइज हम आपका लाइसेंस ब्लॉक करेंगे। 1.5-2 साल से रेगुलर ऑडिट्स में वार्निंग आ रही थी, पेटीएम ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, और कुछ थाउजेंड्स में ऐसे अकाउंट्स थे, और पेटीएम पेमेंट्स बैंक की लिमिट है 1 लाख रुपए पर अकाउंट। तो इनटू थाउजेंड्स करोगे तो कितने करोड़ का ब्लैक मनी रोटेट हो सकता है पेटीएम के थ्रू। तो आरबीआई का एक कंसर्न था, बार बार वार्निंग देने के बाद भी कंपनी ने कोई एक्शन नहीं लिया। फाइनली आरबीआई ने अल्टीमेटम दे दिया कि लास्ट डेट है, अगर इस दिन तक कोई एक्शन नहीं हुआ तो आपका बैंकिंग लाइसेंस ही कैंसिल कर देंगे। वहां तक बात चली गई, फिर भी पेटीएम ने कोई एक्शन नहीं लिया। नाउ दिस इज वेरी ट्रबलसम फॉर द इन्वेस्टर्स, क्योंकि पेटीएम लिस्टेड कंपनी है, स्टॉक एक्सचेंज पे उसके शेयर बिकते हैं, और उसका शेयर का जो मतलब बोलते हैं ना वो डिबैकल है या जो उसकी कंडीशन है, वो तो एक अलग ही स्टोरी है कि उसके शेयर मार्केट में क्या हालत हुई है, किस प्राइस पे आया था, किस प्राइस पे बिक रहा है। आप सुनोगे तो शॉक हो जाओगे कि हुआ क्या है, वैसा है। तो वो बहुत बड़ा बोलते हैं ना फेलियर कंसेप्ट है, पेटीएम के शेयर बहुत बड़े फेलियर प्रूव हुए, वैसा है। अब ये जब मैटर हुआ तो क्वेश्चंस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे भी उठे इमीडिएटली। तो बोले बोर्ड मीटिंग में मैटर तो आया होगा ना कि आरबीआई ने ऑडिट करके नोटिस भेजा है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने अलार्म क्यों रेज नहीं किया कि सीरियस कंसर्न है और कंपनी इस पे कुछ नहीं कर रही। तो बात ये हुई कि जैसे ही आरबीआई ने नोटिस दिया और वो लाइसेंस कैंसिल हुआ ना जिस दिन, उसके 1 हफ्ते पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने रिजाइन कर दिया, और कुछ 1-2 डायरेक्टर ने तो अगले दिन रिजाइन कर दिया। मतलब उनको पता था कि हम नेग्लिजेंट है, हम ध्यान नहीं दे रहे, हमारे ऊपर उंगली उठेगी, इससे पहले रिजाइन करके निकल जाओ। बट बात तो मीडिया में आनी थी। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी कितनी बार ह्यूमन है, ठीक से काम नहीं करते, क्रेडिबिलिटी पे डाउट आ जाता है, तो उन पर भी क्वेश्चन रेज होते हैं कि यार आपको रखा इसलिए था कि कुछ भी हो तो बताना, और आपने बताया नहीं, इतनी बड़ी बात। इन्वेस्टर्स का धोखा हो गया ना। पेटीएम का शेयर आईपीओ में लॉन्च हुआ था 2100 रुपए का एक, और बाद में वो शेयर पहुंचा 350 रुपए तक, 2100 से 350। जिसने आईपीओ लगाया होगा, जिसको आईपीओ में अलॉटमेंट हुआ 2100 रुपए में, उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या बची हुआ आप सोचो। आज भी शेयर होगा 700-800 रुपए, आज भी 1/3 वैल्यू पे चल रहा है। तो जिसने 15,000 का लॉट भरा होगा ना आईपीओ में, उसकी वैल्यू आज 5,000 है। अब वो 2100 रुपए का भी टच नहीं करेगा। लॉन्गर टर्म में तो शायद बहुत साल लग जाएंगे, कर जाए तो ठीक है, लेकिन इन्वेस्टर्स के तो पैसे लूट गए, तो वो बहुत बड़ा घपला है उसके अंदर। और जिस वजह से बहुत सारी एंटिटी, सेबी के ऊपर भी बहुत क्वेश्चन रेज हुए थे, क्या तुम लोग आईपीओ अलाउ कर देते हो, वैल्यूएशन नहीं देखते हो कंपनी की। 2100 रुपए के शेयर की वैल्यू ही नहीं है, ओवर प्राइस था, और हाईली ओवर प्राइस था। प्रमोटर्स ने अपने शेयर पब्लिक को बेच के पैसा अंदर कर लिया, अब पब्लिक खेल रही है उसके साथ। भाई तुम सेबी हो, आईपीओ जब अलाउ करते हो तो वैल्यूएशन तो चेक करो कि 2100 का शेयर है ही नहीं, 200 का शेयर है, तो 200 रुपए में लॉन्च करना चाहिए था। इतना ओवर वैल्यू कर दिया, लॉन्च होते ही पब्लिक को जब धीरे धीरे समझ आई तो भाव गिर गया। अब वो भाव वापस नहीं आया तो नुकसान तो इन्वेस्टर्स का हुआ ना। तो सेबी पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हुए थे कि आप लोग भी
क्रेडिबल नहीं हो, आप लोग ना बड़ी कंपनी का उसमें ध्यान नहीं देते हो, इन्वेस्टर्स के पैसों का नुकसान करते हो, नाम काफी खराब हुआ था, तो ये सीरियस मैटर है वैसे। चलो अब देखते हैं आगे 149.6 जो अपना टॉपिक चल रहा है। फर्स्ट बोला, हु इज इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी एंड पजेस इंडस्ट्रियल एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस। ऐसा पर्सन जिसके पास नॉलेज है, जो ऑनेस्ट है, जिसको इंडस्ट्री की समझ है, एक्सपीरियंस है, ऐसे इंसान को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना चाहिए। तो ये बात हो रही है क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन की। दूसरा, सच इंडिविजुअल शैल नॉट बी अ प्रमोटर और रिलेटेड टू प्रमोटर ऑफ द कंपनी और इट्स होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी। प्रमोटर मतलब कंपनी जिन्होंने शुरू की है, जिनका आइडिया था, जिन्होंने पैसे इकट्ठे किए, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, उनको प्रमोटर बोल रहे हैं। तो बोले ये इंडिविजुअल उनका रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, उनसे कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फिर वो इंडिपेंडेंट कैसे रहेगा, आउटसाइडर की तरह कैसे ट्रीट करेगा, वैसा हो गया। उस इंडिविजुअल का कंपनी के साथ कोई मटेरियल या पिक्यूनरी रिलेशन नहीं होना चाहिए पिछले 2 साल में या करंट ईयर में। मटेरियल का मतलब इंपॉर्टेंट, जो मैटर करता है, ठीक है, और पिक्यूनरी का मतलब मॉनिटरी, फाइनेंशियल, पैसों के टर्म्स में। आप मीनिंग लिख के रख सकते हैं, पिक्यूनरी मतलब मॉनिटरी। ठीक है, क्लियर है। करंट फाइनेंशियल ईयर में भी आपका कोई ट्रांजैक्शन या कनेक्शन नहीं होना चाहिए, और इसके पिछले वाले 2 साल में भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। टोटल 3 साल हो गए, करंट ईयर एंड प्रीसीडिंग 2 ईयर्स, वैसा है, टोटल 3 ईयर्स हो गए, वैसे ध्यान रखना। कंपनी के प्रमोटर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, कंपनी की होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, किसी के भी साथ कोई रिलेशन होगा तो प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहे हैं द रिलेटिव्स ऑफ सच अ पर्सन। बात रिलेटिव्स की हो रही है, पर्सन की नहीं हो रही। अब ये रिलेटिव्स की जो डेफिनेशन है या जो रिलेटिव्स वर्ड है, इसको भी डिफाइन करना जरूरी है, बिकॉज इंडिया में रिलेटिव्स की कोई कमी है नहीं। आप अगर अपने सारे रिलेटिव्स की लिस्ट बनाने जाओगे तो पूरी हो पाएगी नहीं, इस लाइफ में तो नहीं हो पाएगी। और अगर व्हाट्सएप पे सबको ऐड करना स्टार्ट करोगे तो ग्रुप की लिमिट क्रॉस हो जाएगी, फिर भी कोई ना कोई रिश्तेदार तो आपका निकलेगा। क्योंकि अपना कल्चर ही ऐसा है, दूर दूर तक पता नहीं कौन कौन रिश्तेदार है, पता भी नहीं होती। अच्छा, अपने अपने सारे रिश्तेदारों को जानते भी नहीं होते, कुछ लोगों से तो मिलना भी नहीं हो पाता है। जैसे 1-2 बार कभी मुलाकात हो गई तो हो गई। कुछ ऐसे होते हैं आपके रिलेटिव जो आपको ना, आप जब पैदा हुए होते हैं तो आपको मिलने आते हैं, देखने आते हैं, तो आप हो गए 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन के, फिर वो सीधा आपको इस एज में मिलते हैं जब किसी की शादी होती है ना फैमिली में, अदर सिटी में आप गए हो, वहां मिल गए। अब उनको तो याद है कि 20 साल पहले आपको देखने आए थे, फिर आपको सवाल पूछ रहे होते हैं, बोले पहचाना, ऐसा पूछते हैं, फालतू फालतू चीजें, सवाल पहचाना। अब आप क्या बोलोगे, हाँ बोलोगे, ना बोलोगे? सोचो, देखो ना बोलेंगे तो रूड लगेगा कि यार ऐसे ना बोल दिया, तो अपने क्या करते हैं, थोड़ा शर्म में आके हाँ बोल देते हैं। अब हाँ बोलेंगे तो जोक भी खुद ही मारते हैं, बोले कैसे पहचान लिया, जब हम आए थे तब तो तू 6 दिन का था, 10 दिन का था। तो सवाल पूछते टाइम आपको याद नहीं आया कि मैं 10 दिन का था जब आए थे, मुझे नहीं याद होगा आप कौन हो, क्या हो, फैमिली ट्री बनाया भी नहीं होगा अभी तक मैंने कि कौन किसका रिश्तेदार है, कैसे कनेक्टेड है, तो सवाल ऐसा पूछ रहे हो, तो अपने को दोनों साइड से फंसा देते, फिर अपने पे हंस रहे। ठीक है, अब एक बार आपके जन्म के टाइम पे है, एक बार अभी मिले, अब तीसरी बार इनकी खबर आएगी, अब कभी मिलना नहीं होगा लाइफ में। ऐसे रिश्तेदार है, ठीक है, कि कभी थे, वैसा हो गया। अब ऐसे रिलेटिव्स, जो रिलेटिव का कंसेप्ट इतना वाइडर है, यहाँ पे इन्होंने क्या लिख दिया, द रिलेटिव ऑफ सच पर्सन शुड नॉट हैव एनी पिक्यूनरी रिलेशन विद द कंपनी। तो ये चीज को जस्टिफाई करते करते तो काम खत्म हो जाएगा। आप कैसे पता लगाओगे आपका कौन सा रिश्तेदार उस कंपनी से क्या ट्रांजेक्शन कर रहा है? अच्छा, पूछोगे तो जानबूझ के नहीं बताएंगे, ये तो समझ आ रहा है, छुपाएंगे, फिर बाद में पता चला तो आप तो इंडिपेंडेंट रहे नहीं, तो काम मिला और फिर चला जाएगा, वैसा हो जाएगा। रिलेटिव्स की डेफिनेशन को कंपनी लॉ में इन्होंने लिमिट कर दिया कि रिलेटिव्स का मतलब क्या, दिस इज अ स्पेसिफिक डेफिनेशन, और ये सेक्शन 2 में क्लॉज 77 या 78 में कवर होती है। आगे बात करेंगे। रिलेटिव्स में सिर्फ आपकी फर्स्ट फैमिली कवर होती है, मतलब अगर आप एक इंडिविजुअल हो तो इसमें बोलते हैं इंडिविजुअल का स्पाउस। स्पाउस का मीनिंग क्या होता है पता है? हस्बैंड या वाइफ, ठीक है, जेंडर न्यूट्रल वर्ड है, क्योंकि स्पाउस का मतलब कुछ भी हो सकता है। हस्बैंड है तो सामने वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड, आजकल तो हस्बैंड के सामने हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ के सामने वाइफ भी हो सकती है, ठीक है। हाँ, तो सारे कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन जो है वो ओपन है, इसलिए जेंडर न्यूट्रल वर्ड है स्पाउस, ठीक है। तो आपका पार्टनर, फिर आपकी जैसी चॉइस हो उस हिसाब से। तो इंडिविजुअल का स्पाउस, उसके पेरेंट्स, ठीक है, उसके सिबलिंग्स, भाई बहन जो भी है, और उसके बच्चे, ये हो गए ना फर्स्ट फैमिली। तो रिलेटिव्स में इतने लोग कवर होते हैं। अब इसके अलावा जो बाकी के आपके रिलेटिव्स हैं तो उनको व्हाट्सएप ग्रुप पे रहने तो चलेगा, तो सुबह सुबह होते भगवान की फोटो भेजने वाले, है ना,
अंकल आंटी पुराने, सुबह सुबह उठ के भगवान को इतना याद करते हैं। बोले यार तो अच्छी बात है, चलो बट ठीक है, ग्रुप में क्यों डाल रहे हो, मन में याद कर लो, सुबह सुबह फोटो आ ही जाते हैं। ऑटो डाउनलोड ऑन हो तो पूरी गैलरी मंदिर बन जाएगी 2 दिन में, ठीक है, वैसा इतने फोटो आ जाते हैं सुबह सुबह। तो वो चल रहा है। तो बोला रिलेटिव्स ऑफ सच पर्सन शुड नॉट हैव हैड, क्या हुआ, अच्छा लिख रही है ऐसा, हाँ अपने सारे फैमिली मेंबर्स याद कर लो किन से बनती है किन से नहीं बनती है वो तो सिबलिंग से बनती नहीं है, कजिन से बनती है, लेकिन कजिन यहाँ इंक्लूड नहीं हो रहे। हाँ वही सारे इंडिविजुअल, स्पाउस, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, चिल्ड्रन, बस यही कवर होंगे। चलो देखें आगे। Relatives of such person should not have had any peculiar relation with the company or its subsidiary amounting to 2% or more of its gross turnover or total income or rupees 50 lakhs or such higher amount as may be prescribed। चार लिमिट लगा दी, उसमें से बोला whichever is less। अब ये सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं लोग, पर एमसीक्यू के लिए याद भी रखना पड़ता है। आपके रिलेटिव्स का कंपनी के साथ एक लिमिट से ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। एकदम जीरो ट्रांजेक्शन बहुत डिफिकल्ट है सेट करना, कि आपकी फैमिली में किसी का उस कंपनी के साथ कोई लेना देना ना हो, ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो बोले थोड़ा बहुत चलेगा, थोड़े ट्रांजेक्शन चलेंगे, बट कितने चलेंगे, 2% और मोर ऑफ इट्स क्रॉस टर्नओवर, कंपनी का जो पूरा टर्नओवर है उसका 2%, उतने रुपए तक का ट्रांजेक्शन आपके रिश्तेदार का अगर उस कंपनी के साथ हो रहा है, इट इज ओके। दूसरी लिमिट में बोला है 2% ऑफ टोटल इनकम, दो चीज हो गई, 2% ऑफ क्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम, ठीक है, तो ये लिमिट है। तीसरी लिमिट है फ्लैट 50 लाख रुपए, इससे ज्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। और चौथी लिमिट में बोला है और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये प्रिस्क्रिप्शन कहाँ पे होता है, ये होता है कंपनीज रूल्स में। तो कंपनीज रूल्स में अगर इसके रिलेटेड कोई पॉइंट हो तो उसमें लिमिट 50 लाख से ऊपर भी हो सकती है, ठीक है, वैसा है। तो अगर कुछ ऐसी लिमिट हो तो अपने उसको कंसिडर कर लेंगे। तो ये सब मिला के विच एवर इज लेस, 4 लिमिट्स, टर्नओवर का 2%, कंपनी की टोटल इनकम का 2%, 50 लाख रुपए या हायर अमाउंट, इन चारों में से विच एवर इज लेस, दैट इज द लिमिट, उतना ट्रांजैक्शन चलेगा। अच्छा ये लिमिट की जो बात हो रही है ना, इसमें भी वही चीज बोली थी, ड्यूरिंग द 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स एंड करंट फाइनेंशियल ईयर, सेम लिमिट जो पिछले पॉइंट में थी ना, करंट फाइनेंशियल ईयर में भी ये लिमिट लगेगी और इसके पिछले 2 साल पे भी ये लिमिट एप्लीकेबल है। उसके पहले वाले साल में अगर ज्यादा अमाउंट का ट्रांजेक्शन रहा हो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम जो टाइम फ्रेम देख रहे हैं ना वो इस साल और इसके पीछे के 2 साल, उसके पहले अगर अपने रिश्तेदार का उस कंपनी के साथ 5 करोड़ का भी ट्रांजेक्शन रहा हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। टाइम फ्रेम तो सेट करनी पड़ेगी, लाइफ टाइम नहीं रख सकते इसमें। वैसा ई पॉइंट में बोला है ही मस्ट नॉट, ही मतलब जो डायरेक्टर बनना चाहता है, ही मस्ट नॉट आइदर डायरेक्टली और एनी ऑफ हिज रिलेटिव्स hold or has held the position of a KMP or is or has been employee of the company or its holding subsidiary or associate in any of the 3 financial years immediately preceding the financial year in which he is proposed to be appointed। अभी लैंग्वेज पढ़ के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगती है, ये लॉ की ओरिजिनल लैंग्वेज है। आप अगर कंपनीज एक्ट का डॉक्यूमेंट देखोगे जो गवर्नमेंट ने इशू किया है उसमें यही वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ है, दिस इज द लीगल लैंग्वेज, इसलिए वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, बट ये लैंग्वेज एग्जैक्ट है। जब कोर्ट में कोई पॉइंट पे आर्ग्यूमेंट होता है ना तो फिर ये लैंग्वेज पे होता है, क्योंकि जो इसमें लिखा है उसका एग्जैक्ट मतलब निकाला जाता है, तो अपने उसको इंटरप्रेट करते हैं, वही तो सीखना है। ही मस्ट नॉट आइदर डायरेक्टली और एनी ऑफ हिज रिलेटिव, ना वो खुद डायरेक्टली ना अपने किसी रिलेटिव के थ्रू कंपनी से कनेक्टेड होना चाहिए। कैसे, होल्ड और हैज हेल्ड द पोजीशन ऑफ अ केएमपी, अगर आप या आपके रिश्तेदार ने उस कंपनी में केएमपी की पोस्ट होल्ड की है तो यू आर डिस्क्वालिफाइड। तो बोले कब, पिछले 3 साल में, उसके पहले आप केएमपी थे तो कोई मना नहीं करेगा। अब देखो पिछले पॉइंट में और इस पॉइंट में एक फर्क है, पिछले पॉइंट में था करंट फाइनेंशियल ईयर और उसके पीछे के 2 साल, यहाँ पे करंट फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं की है, उसके पीछे के 3 साल की बात की है, तो साल अलग हो गए ना, समझ आ रहा है। अभी अपना फाइनेंशियल ईयर जो है वो कौन सा शुरू हो गया, 25-26 1 अप्रैल से, ठीक है, तो ये वाला नहीं, इसके पीछे वाले 3, और पिछले पॉइंट में ऐसा था ये वाला और इसके पीछे वाले 2, तो टोटल 3 ही है, लेकिन कौन से 3 है उसमें फर्क है, बात समझ आई। तो ये थोड़ा माइन्यूट और डिटेल्ड चीज है,
तो आप या आपके रिलेटिव पिछले 3 साल में अगर इस कंपनी में केएमपी की पोस्ट पे थे तो यू आर डिस्क्वालिफाइड टुडे ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अच्छा, इस कंपनी के अलावा इसकी होल्डिंग, इसकी सब्सिडरी, इसकी एसोसिएट में आप या आपके रिश्तेदार केएमपी थे तो भी प्रॉब्लम है, समझ आया। तो नॉट ओनली दिस कंपनी बट ऑल इट्स सब्सिडरीज, होल्डिंग, एसोसिएट्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन द रिस्ट्रिक्शन। देखो एक ही पॉइंट में कितना कुछ बोल दिया। आप केएमपी नहीं हो सकते पिछले 3 साल में, आपके रिश्तेदार केएमपी नहीं हो सकते पिछले 3 साल में, आप होल्डिंग के, सब्सिडरी के, एसोसिएट के केएमपी नहीं हो सकते, आपके रिश्तेदार भी होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट के केएमपी नहीं हो सकते। तो ये सारी बातें इन्होंने एक ही टॉपिक में बोल दी। अच्छा, केएमपी के साथ एम्प्लॉय वर्ड भी यूज कर लिया, एम्प्लॉय भी नहीं हो सकते। केएमपी में वो सिलेक्टेड लोग आते हैं, एमडी, सीईओ, सीएफओ, होल टाइम डायरेक्टर, सीएस, और एम्प्लॉय में बाकी के कोई भी लोग आ सकते हैं। तो ना आप केएमपी हो सकते हो पिछले 3 साल में, ना आप एम्प्लॉय हो सकते हो, समझ आया। और आपके रिश्तेदार भी उस पोस्ट पे नहीं हो सकते, तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल हो। तो मैं इंटेंशन थोड़ा आराम से जा रहा हूँ ताकि लैंग्वेज आपको रिलेट हो जाए। फिर उसमें सेकेंड पॉइंट देखो, ई वाले में, is or has been an employee or a proprietor or a partner in any of the 3 immediately preceding financial years in a firm of auditors or company secretaries in practice or cost auditors of the company or its holding subsidiary or associate company। सिंपल कर देता हूँ, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म है जो इस कंपनी का ऑडिट करती है हर साल। अगर आप उस फर्म के पार्टनर, उस फर्म के प्रोपराइटर या उस फर्म के एम्प्लॉय हो तो आप इस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। सिंपल रीजन, ये कंपनी आपकी क्लाइंट है। बात समझ आई? मतलब ऐसा है कि मेरी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म है, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और कंपनीज का ऑडिट करते हैं। तो जिस कंपनी का मैं ऑडिट करता हूँ, क्या मैं उसी कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूँ? आंसर इज नो, क्योंकि मेरी क्लाइंट है, समझ आए। तो यहाँ पे वही बोला है कि जिसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है वो उस कंपनी की जो सीए की फर्म है या सीएस की फर्म है या कॉस्ट अकाउंटेंट्स की फर्म है जो उसको प्रोफेशनल सर्विसेज देती है, ये बंदा उस फर्म से जुड़ा हुआ है, या तो उस फर्म का पार्टनर है या उस फर्म का प्रोपराइटर है या उस फर्म का एम्प्लॉय है। तो फिर वो क्लाइंट कंपनी हो गई। तो अपनी क्लाइंट कंपनी के वहां जाके इंडिपेंडेंट कैसे रहेगा? क्योंकि कंपनी के खिलाफ कुछ भी बोला तो अगले साल अपने काम गया, नुकसान हो जाएगा, कंपनी बंद हो गई तो एक क्लाइंट कम हो जाएगा। छोड़ो ना, फ्रॉड होते होने तो अपने क्यों बताए। बात समझ आ रही? तो वो बायसनेस हो जाएगी और इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी, इसलिए वो रिस्ट्रिक्शन है, कॉमन सेंस वाली चीज है। बी पॉइंट में बोला है कि अगर आप उस कंपनी को लीगल या कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हो, आप उनके लॉयर हो या फिर बिजनेस कंसल्टेंट हो। कंसल्टेंसी बहुत बड़ा बिजनेस है सर्विस सेक्टर में। बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है ना, इवन आप एप्पल, गूगल, मैकडोनल्ड्स, कोका कोला का भी एग्जांपल ले सकते हो। ये लोग भी प्रोफेशनल कंसल्टेंसी लेते हैं, स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंसी लेते हैं। अब बोले सर इनको क्या जरूरत है? और सपोज अपना हिंदुस्तान यूनिलीवर है, नई टूथपेस्ट लॉन्च करनी है, तो नई टूथपेस्ट लॉन्च करने से पहले वो लोग मार्केट सर्वे करवाते हैं, बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजिक फर्म्स होती है, उनसे डिस्कशन करते हैं कि भाई ये टूथपेस्ट हम लॉन्च करने का सोच रहे हैं तो इसका प्राइस पॉइंट क्या होगा, कौन से एरिया में बेचनी चाहिए, कौन से फ्लेवर की टूथपेस्ट ज़्यादा चलेगी, ये बहुत सारी चीज़ें होती है। तो जो कंसल्टेंसी फर्म्स होती है ना, वो लोग रिसर्च करते रहते हैं, बाइंग बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर, कस्टमर के प्रेफरेंसेस, मार्केट में आजकल क्या चल रहा है, उसके बेसिस पे वो लोग ये बड़ी कंपनीज को आइडिया देते हैं कि आप ये करोगे तो चलेगा, ये करोगे तो नहीं चलेगा। अब बड़ी कंपनीज इनको पूछने क्यों जाती है? इतना एक्सपीरियंस है उनके पास। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर कोई छोटी कंपनी है, उनको क्या जरूरत है इनसे पूछने की? उन पर जो प्रेशर है, अगर प्रोडक्ट फ्लॉप होता है तो कंपनी की गुडविल भी तो खराब होती है, ब्रांड इमेज भी तो खराब होती है कि बेकार प्रोडक्ट आते हैं इनके। तो उनको भी ना बहुत सोच समझ के मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ता है। और किसी को कुछ भी सामान बेचना बहुत ही टेक्निकल चीज है। आज किसी की पॉकेट से पैसे निकलवाना आसान काम नहीं, समझ आए। उसको कन्विंस करना कि वो जो पैसे दे रहा है वो वर्थ है, वो कन्विंस करना बहुत ट्रिकी काम है, इसलिए ये सब कंपनीज ये करती है। तो अगर आप किसी कंपनी को कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हो, उनसे फीस चार्ज करते हो, तो आपकी क्लाइंट है, और फिर आप उसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनोगे या आपकी फर्म का कोई पार्टनर या एम्प्लॉय वहां डायरेक्टर बनेगा, कॉमन लिंक हो गया, वो नहीं चलेगा। तो ये रिस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट, आप और आपके रिश्तेदार उस कंपनी में शेयर होल्डर है, वोटिंग पावर है आपका, तो 2% से ज्यादा वोटिंग पावर नहीं होना चाहिए। मतलब उस कंपनी की टोटल कैपिटल में आपका और आपके रिश्तेदारों का हिस्सा मिला के 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उतना चलेगा। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट भी वो बहुत अच्छा है, उसको भी समझो क्या बोल रहे हैं। उसमें ऐसा बोला कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, सेक्शन 8 कंपनी, और आप लोग ना डोनेशंस लेते हो। अब चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन तो डोनेशन पे चलती है मेजोरिटी,
तो एक बड़ी कंपनी है जिससे आपको डोनेशन आता है और बहुत अच्छा खासा डोनेशन आता है। सपोज इन्फोसिस वाले आपको डोनेशन देते हैं और आपका टोटल कलेक्शन जितना होता है ना पूरे साल का डोनेशन के थ्रू, उसका 25% अकेले इन्फोसिस देती है। समझ आ रहा है? अब आपके लिए इन्फोसिस कितनी बड़ी कंपनी होगी, बात क्लियर है? अब आपकी इस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का ही एक मेंबर, डायरेक्टर, एम्प्लॉय, पार्टनर क्या इन्फोसिस का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? ये क्वेश्चन है। आंसर इज नो। क्योंकि अगर आप वहां जाके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनोगे तो आप कंपनी के खिलाफ क्या ही बोल लोगे, क्योंकि उसका मैनेजमेंट आपको 25% डोनेशन देता है हर साल। अगर आपने मैनेजमेंट के खिलाफ कुछ भी शेयर होल्डर्स को बताया तो मैनेजमेंट क्या करेगा, अगले साल से आपकी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन देना बंद कर देगा, दूसरी एंटिटी को देगा। गुस्सा तो निकालेगा आपके ऊपर कि फालतू में यहाँ आके हमारी कंप्लेंट करता है, इसको डोनेशन देते हैं, हमारी कंप्लेंट करता है, इसकी कंपनी को डोनेशन मत देना, दूसरे को देंगे। वो तो हमारी चॉइस है ना, किसको डोनेट करना है किसको नहीं, धीरे धीरे कम कर देना, अपने आप समझ में आ जाएगी। तो आपको भी तो ये बात पता है कि ऐसे ही होगा। तो आपकी कंपनी जिसके भरोसे चल रही है, 25% डोनेशन वहीं से आ रहा है, बहुत बड़ा नंबर हो गया। तो ऐसी कंपनी का बंदा अगर वहां जाके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनेगा तो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएगा, डिसीजन ही नहीं दे पाएगा। तो बोला इसको रिस्ट्रिक्शन लगा दो। हाँ, 25% से कम डोनेशन आता है तो चलेगा, तो फिर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो। तो एक रेंज सेट कर दी। अब वो 4th पॉइंट पूरा आप पढ़ो, जो मैंने बोला उससे बात को रिलेट करके देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। सर ऐसा हो सकता है कि एक कंपनी में इंसाइडर और एक कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? हाँ, वैसा हो सकता है, क्योंकि वो फिर कंपनीज कंपटीशन वाला भी पॉइंट तो नहीं आएगा। अगर मैं एक कंपनी में फुल टाइम डायरेक्टर हूँ, इनसाइडर हूँ, तो फुल टाइम के साथ साथ तो मोस्टली क्या टाइम ही नहीं मिलता है। तो जैसे अगर आप एक कंपनी में एमडी हो तो आप मैक्सिमम 2 ही कंपनी में एट अ टाइम सर्विस दे सकते हो। हाँ, उसमें लिमिटेशन आ जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 कंपनीज, एक ये और एक एडिशनल, तीसरी कंपनी अलाउड नहीं होती, क्योंकि एमडी और होल टाइम डायरेक्टर जो आपने बोला इनसाइडर्स, वो तो फुल टाइम काम करते हैं। तो जो बंदा एक ऑफिस में 10 to 7 काम कर रहा है वो बाकी 4 कंपनीज में टाइम कैसे देगा? तो होल टाइम डायरेक्टर्स पे रिस्ट्रिक्शन ये होता है कि आप लोग मल्टीपल कंपनी में सर्व ही नहीं कर सकते। एट अ टाइम आप इस कंपनी के साथ एक कंपनी और सर्व कर सकते हो। उसमें भी आपको पहले फर्स्ट कंपनी से परमिशन लेनी पड़ती है कि भाई मैं दूसरी कंपनी में टाइम देना चाहता हूँ, आप अलाउ करोगे? अच्छा, अपनी ही सब्सिडरी है तो एक बात अलग है, बट किसी और कंपनी में सर्व करना हो तो आपको पहले अपनी कंपनी में पूछना पड़ता है। अच्छा, उसमें भी कंपटीशन में वो कंपनी नहीं होनी चाहिए। मतलब मेरी कंपनी और दूसरी कंपनी अगर डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है तो फिर कॉमन डायरेक्टर होगा तो कैसे चलेगा? तो वो भी रिस्ट्रिक्शन आते हैं। तो फुल टाइम वाले मोस्टली ये काम नहीं कर पाते, उन पर रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, टाइम लिमिट की वजह से रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, ऐसा नहीं कर पाएंगे। बोलो, ये पॉइंट में जो लैंग्वेज है वो समझ आई? 25% वाली लिमिट क्या बोल रहे हैं, क्लियर हुआ? एफ पॉइंट में ऐसा बोला है कि कंपनी लॉ में एज सच ऐसा कोई डिग्री मेंशन नहीं किया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने के लिए एमबीए या सीए या सीएस होना पड़ेगा। वो कंपनी को डिसाइड करना है कि उनको जो बंदा चाहिए उसमें क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए या क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो बोला है कि जनरली तो वैसे ही है ना भाई, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंस, लॉ, मैनेजमेंट, ये सब में से उसको कुछ पता हो तो ही वो कुछ काम कर पाएगा। जिसको कुछ समझ ही नहीं है, जिसको कोई नॉलेज ही नहीं है, उसको अपॉइंट कर लोगे तो उसको क्या पता चलेगा क्या चल रहा है? तो ऑब्वियसली कोई भी पढ़े लिखे और एक्सपीरियंस पर्सन को ही रखेगा, बट एक्ट में कोई डिग्री डिफाइन नहीं की है। वो आपका कॉल है, आपको किसको अपॉइंट करना है, वैसा। अब नीचे वो पॉइंट आ गया जो आप पूछ रहे थे कि एक कंपनी में कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, क्या क्राइटेरिया है, वो बताया हुआ है। एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी shall have at least one third of the total number of directors as independent। लिस्टेड मतलब वही स्टॉक एक्सचेंज पे। तो टोटल आपकी कंपनी में जितने भी डायरेक्टर आप अपॉइंट करोगे उसका 1/3 जो है उनका इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, इसके बाद उसमें एक अच्छा पॉइंट दिया हुआ है। अब ये 1/3 जब आता है मैथ्स आ जाती है बीच में। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 10 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, जरूरी तो नहीं 3 के मल्टीपल्स में ही होंगे। तो फिर आंसर पॉइंट में आता है। अब 10 का 1/3 करोगे तो 3.33 आएगा। तो 3.33 मतलब क्या, 3 या 4? ठीक है, ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है ना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की क्वांटिटी की बात हो रही है। या तो 3 होगा या 4 होगा। 3.33 में वो 0.33 वाला डायरेक्टर कैसे ढूंढे?
अब इतना कमजोर सा पतला सा डायरेक्टर ढूंढना तो डिफिकल्ट हो जाएगा, इसको 0.33 के बराबर मान सके, वैसा होगा नहीं। तो बोला राउंडिंग ऑफ करना है। राउंडिंग ऑफ में एक रूल तो मैथ्स वाला है अपना, 3.5 से कम है तो 3, 3.5 या उससे ज्यादा है तो 4। लेकिन यहाँ पे देखो क्या बोला है, इसमें ऐसा बोला है फ्रैक्शन इज टू बी राउंडेड ऑफ एज 1। इंटरेस्टिंग चीज है, कुछ डिफरेंट है, जो अपन मैथ्स में बचपन से पढ़ते हैं ना उससे अलग है। यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि अगर टोटल डायरेक्टर्स 10 हैं तो उसका 1/3 आप करोगे तो वो हो जाएगा 3.33। इसमें फ्रैक्शन वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला। तो बोला दिस इज टू बी राउंडेड ऑफ एज 1। तो आगे के 3 तो है ही ना पूरे, इसको 1 मानेंगे तो टोटल कितना हो गया 4। बोलने का मतलब ये है कि 3 के ऊपर कुछ भी हो, 0.01 हो या 0.99, आंसर इज 4। नेक्स्ट नंबर पे राउंड ऑफ होगा। फ्रैक्शन इज टू बी ट्रीटेड एज 1, तो 3 प्लस 0.33, 3 तो है ही, इसको पूरा 1 मानेंगे। तो 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 10 में से आपको रखने पड़ेंगे तो क्राइटेरिया फुलफिल होगा। अगर ये 3.75 होता तो भी सेम 4 ही मानते, वो 0.5 वाला मैथ्स वाला रूल नहीं है, उससे डिफरेंट है। उसमें से भी है और उसके साथ अलग है। अच्छा, मतलब 15 में ये लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ, 15 में ये लोग कवर होते हैं, इनको मिला के देखा जाएगा। अब लिस्टेड कंपनी में तो ये लोग कंपलसरी है, बाकी कंपनीज में क्या? तो बोला जो बाकी की पब्लिक कंपनीज है जो लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, उनके लिए मॉनेटरी क्राइटेरिया है, अगर शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ऊपर हो, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ऊपर हो, या फिर उनका जो बोरोइंग्स है, जो लोगों से लोन्स ले रखे हैं, डेट्स ले रखे हैं, वो 50 करोड़ या उससे ऊपर हो। इन तीनों में से कोई भी लिमिट क्रॉस हो जाए तो कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने पड़ेंगे। नाउ द क्राइटेरिया इज नॉट 1/3, इट इज स्पेसिफिकली 2। ठीक है, कम से कम 2। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की अगर पोस्ट खाली हो जाए, साल के बीच में कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चला जाए या ऐसा कुछ भी हो, तो उसकी जगह भरने का काम कौन करेगा? बाकी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। कब तक अपॉइंट कर देना है? तो उसकी डेडलाइन है वैकेंसी क्रिएट होने के अगले 3 महीने में, या फिर अगली बोर्ड मीटिंग जो भी होने वाली है जिस डेट पे, दोनों में से विच एवर इज लेटर। तो या तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में या नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग से पहले, दोनों में से विच एवर इज लेटर। तो डेट्स पे डिपेंड करेगा कि अगली बोर्ड मीटिंग कब होने वाली है। तो मैक्सिमम 3 महीने का टाइम तो मिल ही रहा है आपको। अच्छा, उससे ज्यादा भी मिल सकता है अगर बोर्ड मीटिंग उसके बाद होने वाली है। मिनिमम 3 महीने का टाइम मिल रहा है, ऐसा आपने बोल पाएंगे। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को लेके ये पूरा टॉपिक अपना अब यहाँ पे हुआ कंप्लीट। बोलो कुछ क्वेरी है, नहीं समझ आया तो बताओ। डिटेल्ड आंसर है, इसलिए आराम से चल रहे हैं अपन, कोई जल्दी नहीं। और ये अगले लेवल पे भी काम आएगा, और जब नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे ना एग्जीक्यूटिव में तो आपको याद आएगा कि हाँ इतना डिटेल डिस्कशन हुआ था, तो समझो एक आंसर आपका कवर हो गया। तब मैं थोड़ा क्विकली आपको रिवाइज भी करा दूंगा ना, तो कंडीशंस रिकॉल हो जाएंगी वैसे। नेक्स्ट एक छोटा सा आंसर है, एक पैराग्राफ। डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स। नया कंसेप्ट है स्मॉल शेयर होल्डर्स। अब देखो ये इनकी हाइट पे डिपेंड नहीं करता है, पहले बता रहा हूँ स्मॉल शेयर होल्डर क्या होता है। इसका कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि इनके पास शेयर होल्डिंग कितनी है। एक कंपनी में बहुत ज्यादा शेयर ना होना, इट शोज कि आपके पास पावर्स भी नहीं है उनमें, आपकी ज्यादा चलने वाली नहीं, कि थोड़े से शेयर ले रखे हैं। तो एक ऐसा शेयर होल्डर जिसके पास किसी भी एक कंपनी में 20,000 रुपए की फेस वैल्यू से ज्यादा के शेयर नहीं होते, मैक्सिमम 20,000 रुपीज फेस वैल्यू, नॉट मार्केट प्राइस। वो बोलते हैं फेस वैल्यू 1 रुपी 10 रुपी होती है, मार्केट प्राइस तो कितना भी हो सकता है वैसे। तो उसको हम बोलेंगे स्मॉल शेयर होल्डर, एंड दिस इज अ बिग नंबर। और जैसे रिलायंस का एग्जांपल ले लो, उनके एक शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपया है, लेकिन उनका एक शेयर आज मार्केट में 1400 रुपीज पे बिक रहा है। तो बाकी का क्या है? प्रीमियम। तो शेयर तो 1 रुपए का ही है, मार्केट प्राइस 1400 है। तो यहाँ बोल रहे हैं फेस वैल्यू 1 रुपए वाली, ऐसे 20,000 रुपए के शेयर्स। तो रिलायंस के 20,000 शेयर भी हो ना आपके पास, तो भी आप स्मॉल शेयर होल्डर हो। लेकिन टोटल मार्केट कैप भी तो उतनी बड़ी है ना, 15-16 लाख करोड़ रुपए की कंपनी है। उसमें से आप अगर मान लो 20,000 शेयर ले भी लेते हो तो इतना बड़ा नंबर नहीं है वैसे। तो फेस वैल्यू के हिसाब से 20,000 रुपीज तक की फेस वैल्यू के शेयर्स अगर आप होल्ड कर रहे हो इंडिविजुअली, यू आर अ स्मॉल शेयर होल्डर। उससे ज्यादा होल्ड कर रहे हो तो आप इस कैटेगरी से बाहर हो। अब ये स्मॉल शेयर होल्डर्स का प्रॉब्लम ये है कि बेचारे क्वांटिटी में बहुत ज्यादा लोग हैं, हजारों में होंगे, लेकिन पर पर्सन इनके पास शेयर्स बहुत कम है। 2,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 के शेयर है, उससे ऊपर नहीं है फेस वैल्यू पे। तो इन लोगों का ना इंडिविजुअली कोई पावर नहीं है। कलेक्टिवली ये लोग बहुत सारे हैं, लेकिन इंडिविजुअली बहुत छोटे हैं, तो इनकी कोई सुनता नहीं है कंपनी में। अब अगर डिसीजन मेकिंग के टाइम पे इनको साइडलाइन कर दिया जाए और इनका नुकसान करना शुरू कर दे बाकी के बड़े इन्वेस्टर्स,
अरे इनको छोड़ो, इनको क्या फर्क पड़ता है, हम अपना देखेंगे, अपना तो फायदा कर रहे हैं, उनका नुकसान हो रहा है, तो गलत हो गया ना। इन्वेस्टर तो इन्वेस्टर है, चाहे एक शेयर क्यों ना खरीदा, उसकी डिग्निटी तो होनी चाहिए। तो फिर बाद में ये रूल निकाला गया कि एक काम करते हैं, इन सबका भी एक रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड में बिठा देते हैं। जैसे वो नहीं था नॉमिनी डायरेक्टर या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वैसे इनका भी एक रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम बोलेंगे स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, SSD। ठीक है, तो सारे स्मॉल शेयर होल्डर्स का एक रिप्रेजेंटेटिव अगर बोर्ड में बैठा होगा तो उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि कोई भी डिसीजन हो रहा हो, अगर उसमें स्मॉल शेयर होल्डर्स के बेसिक राइट्स को रोका जा रहा है, उनका नुकसान पर्पसफुली किया जा रहा है, वो पहले अलर्ट करेगा कि यार ये लोग तो देखो क्या डिसीजन ले रहे हैं, अपना तो सबका नुकसान है इसमें। तो उस इंटेंशन से उसको बोर्ड में बिठाया जा रहा है। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ SSD। अब ये डायरेक्टर इन्हीं में से एक होगा, इन्हीं में से एक कैंडिडेट होगा जिसको अपॉइंट किया जाएगा, जिसको ये सब लोग नॉमिनेट करेंगे मिलके और कंपनी को इन्फॉर्म करेंगे, और उसको भी 149 सबसेक्शन 6 के सारे रूल फॉलो करने पड़ेंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाले। अब बोले सर फिर ये तो शेयर होल्डर है, तो अपन ने देखा ना 2% ऑफ वोटिंग पावर तक तो चलता है, तो थोड़े बहुत शेयर तो हो ही सकते हैं। अब जिसके पास 20,000 रुपए के शेयर है, वो कंपनी का 2% तक तो पहुंचा ही नहीं होगा। तो अगर उसको बना भी दिया ना डायरेक्टर, तो 149(6) में कोई नॉन कंप्लायंस नहीं आने वाला। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इतनी स्टोरी है, ज्यादा बोला नहीं है उसमें कुछ। बोलो पॉइंट समझ आए, कुछ क्वेरी यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट जो पार्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, सिंपल स्टोरी है, थोड़ी बहुत कवर कर लेते हैं, जितना पॉसिबल है कवर कर लेते हैं। अब डायरेक्टर्स को अपॉइंट कैसे किया जाता है, तो इसमें दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ, फर्स्ट डायरेक्टर्स एंड आफ्टरवर्ड्स। कंपनी जब शुरू होती है ना, तो सबसे पहले डायरेक्टर कौन बनेगा उसकी बात हो रही है। इसमें दो ऑप्शन है, वेरी सिंपल। एक तो ये बोल दिया कि आप कंपनी के आर्टिकल्स में नाम लिख दो कि किसको बनना है फर्स्ट डायरेक्टर कंपनी का, नाम स्पेसिफाई कर दो, बात खत्म हो गई। अगर आपने आर्टिकल्स में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, तो सेकंड बाय डिफॉल्ट ऑप्शन क्या है कि जो कंपनी के सब्सक्राइबर्स है, वो मेमोरेंडम याद करो, उसमें एक सब्सक्रिप्शन क्लॉज होता है जिसमें ना 7 सब्सक्राइबर्स के नाम लिखे होते हैं कि ये लोग कंपनी के फाउंडर्स हैं। बाय डिफॉल्ट वो 7 लोग कंपनी के पहले डायरेक्टर बन जाते हैं। तो या तो आप नाम दे दो किसको बनाना है, फिर किसी को बनाओ। नहीं नाम दिए तो बाय डिफॉल्ट कौन बनेगा, ये 7 सब्सक्राइबर्स बाय डिफॉल्ट कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर बन जाएंगे। तो ये तो पहला रूल हो गया। अच्छा, अदरवाइज हर साल क्या होता है कंपनी में डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होते हैं, तो बोले एवरी ईयर अपॉइंट होते हैं। इसमें एक रोटेशन पॉलिसी भी चलती है, हर साल कुछ डायरेक्टर्स आते हैं, कुछ डायरेक्टर्स जाते हैं, सारे नहीं लेकिन कुछ रोटेट होते रहते हैं। तो ये सारी पॉलिसीज है। तो नॉर्मली डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का पावर शेयर होल्डर्स के पास होता है। हर साल जब AGM होती है तो सारे लोग मिलते हैं और डिस्कशन करते हैं किसको रखना है किसको नहीं रखना है। अब रोटेशन पॉलिसी में ऐसा है कि टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी में जितने भी हो, ये रोटेशन पॉलिसी ना सिलेक्टेड कंपनीज में अप्लाई होती है। एक तो लिस्टेड कंपनी, वही क्राइटेरिया है, और जो बाकी की अनलिस्टेड वाली है उसमें कुछ नंबर्स क्रॉस होंगे ना तो कंपलसरी होता है। प्राइवेट कंपनी में ये सब नेसेसरी नहीं होता है क्योंकि वो तो क्लोज्ड ग्रुप है। इसमें बोला है टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर जितने भी हैं उसमें से 2/3 डायरेक्टर्स एलिजिबल होने चाहिए टू रिटायर बाय रोटेशन। 2/3 इनमें से कोई भी जा सकता है, सब एलिजिबल है, लेकिन इतने सारे लोगों को हर साल नहीं निकालते। इस 2/3 में से 1/3 जो है वो एक्चुअल में रिटायर होंगे बाय रोटेशन, एक्चुअल रिटायरमेंट। तो इतने लोगों को निकाला जाता है, इनके बदले नए आते हैं। बोले सर हर साल ये सब मेहनत करने की क्या जरूरत है? देखो अगर पूरी टीम पुरानी होती जाएगी ना तो सबकी दोस्ती हो जाएगी आपस में, फिर सब मिलकर चोरी करेंगे और शेयर होल्डर को कोई बताएगा ही नहीं जाके। लेकिन हर साल कुछ जाएंगे और कुछ आएंगे। अब जो नए आएंगे उनसे दोस्ती करने में टाइम लगेगा, जब तक बॉन्डिंग होगी तब तक जाने का टाइम हो जाएगा। तो रोटेशन पॉलिसी इसलिए चलती है ताकि फ्रॉड्स नहीं कर पाए। सरकारी ऑफिस में तो यही होता है, ट्रांसफर होती रहती है। सरकारी ऑफिसर्स का आपने सुना ही होगा, कभी एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसफर कर देते हैं और हर 2-3 साल में ट्रांसफर हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक ही जगह पे एक ऑफिसर अगर 20 साल से बैठा है तो फिर वो किसी की सुनेगा ही नहीं। सबको पता है इससे ही काम करवाना है, पैसे लेगा, बात नहीं सुनेगा, कोई दुश्मनी हो गई तो आपका काम ही अटक जाएगा। तो रोटेशन पॉलिसी नेसेसरी होती है, इस इंटेंशन से ही किया जाता है। अब इसको मैथमेटिकली कैसे अप्लाई करना है वो समझो। मान लो कंपनी में टोटल डायरेक्टर्स हैं 9, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो इसमें से कितने एलिजिबल होने चाहिए टू रिटायर बाय रोटेशन? 2/3। 9 का 2/3 कितना होता है? 6। बट इसमें से एक्चुअल में रिटायर होंगे कितने? 6 का 1/3, इसका 1/3, इसका नहीं, समझ आ रहा है? 6 का 1/3 कितना होगा? 2, और इसका 1/3 कितना होता है? 3। तो नंबर्स में फर्क है। इसमें से 2/3 एलिजिबल, 2/3 का 1/3 एक्चुअल में रिटायर होगा, इसका 1/3। बात समझ आई? तो 9 में से 2 डायरेक्टर्स का जाना जरूरी है, बाकी के साथ कंटिन्यू करेंगे। और 2 अपॉइंट करने हैं उसके सामने तो आप कर सकते हो, वापस 2 गए तो 2 नए आ गए, वो कर लो आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं अपॉइंट करना है तो भी ठीक है,
क्योंकि 7 तो बचे ही है ना, कंपनी में मिनिमम कितने चाहिए होते हैं, 3 पब्लिक कंपनी में, तो अपने पास तो 7 है। आपको लगता है हमें नए वाले की जरूरत नहीं है, 7 इनफ है, तो भाई किसी भी 2 को हटाना है हटा दो, बाकी के रहने दो। अब बात ये है कि इन 6 में से कौन से 2 जाएंगे, वो भी तो सिलेक्ट करना है। फिर झगड़ा हो रहा है उनमें, सब बोल रहे हैं नहीं यार मेरे को तो काम की जरूरत है, बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, घर चलाना है, मैं अकेला कमाने वाला हूँ, मुझे कहाँ निकाल रहे हो। बाकी बोलेंगे भाई हमारा भी सेम प्रॉब्लम है, क्या करेंगे, खर्चे तो सबके लगे हुए हैं। अब कौन से 2 निकालेंगे वो कैसे डिसाइड होगा, तो इसमें रूल बना दिया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इन 6 में से जो सबसे पुराना है कंपनी में वो पहले जाएगा, तो भाई फेयर हो गया ना, सबके लिए सेम रूल हो गया, झगड़ा ही खत्म। 6 में से जो सबसे पुराने 2 हैं, सबसे पहले अपॉइंट हुए थे, उनको जाना पड़ेगा। अब उसमें टाई हो गई, 4 डायरेक्टर ऐसे थे इसमें जो एक ही दिन पे एक साथ अपॉइंट हुए थे, और फिर उसके बाद बाकी के 2 अपॉइंट हुए थे। तो अब ये 4 है ना पुराने, अब 4 में से किसी 2 को जाना है। अब झगड़ा हो रहा है कौन से 2 जाएंगे, तो फिर वो ऐसे बात कर रहे हैं, बोले नहीं पहले तूने साइन किया था, मैंने बाद में साइन किया था, तो मेरे से 2 मिनट पहले तू अपॉइंट हुआ, तू जा। बोले ये कौन सी बात हुई, तारीख तो सेम ही ना। बोले नहीं टाइम भी देखा जाएगा। बोले नहीं ऐसे नहीं होगा। इसमें फिर दूसरा सिस्टम निकाला गया, इन्होंने खुद बोला है रूल्स में, एक काम करो, बोले वो लकी ड्रॉ कर लो, चिट्ठी पे नाम लिख लो, चारों डायरेक्टर का नाम लिख दो, 4 थे ना, चारों का नाम लिखो चिट्ठी पे, चिट्ठी उठा लो, जिसका नाम आया वो जाएगा। ये लकी ड्रॉ नहीं, अनलकी ड्रॉ हो गया, ये आपका नाम आया तो आपको जाना पड़ेगा, ऐसा भी रूल में बोला हुआ है। क्या करेंगे, बोलो कंपनी में गेम खिला रहे, चिट्ठी पे नाम लिखो, सिलेक्ट करो। अब चिट्ठी वाले में क्या फ्रॉड क्या हो जाता है ना, सामने वाले ने अपना खुद का नाम लिखा ही नहीं है, बाकी चिट्ठियां बाद में चेक कर लेनी चाहिए, पता चला अपना ही नाम लिखा था, तो कोई भी चिट्ठी उठाओ अपना ही नाम निकल रहा है, फ्रॉड हो जाता है, ध्यान रखना पड़ता है। तो बोला फीफो सिस्टम चलेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। 6 में से कोई भी 2 जाएंगे जो पहले अपॉइंट हुए थे, कोई टाई हो गई तो चिट्ठी वाला सिस्टम कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, ये ऑप्शन है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन रखना हो तो कंपनी डिसाइड कर सकती है, जैसे एज का क्राइटेरिया या ऐसा कुछ तो वो भी रख सकते हैं, बट लॉ में उन्होंने 2 पॉइंट्स बोले हुए। तो ये पूरी स्टोरी है रिलेटेड टू रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स। अब इसमें बात आती है वो पॉइंट वाली, आंसर तो इसमें फ्रैक्शन में आ ही सकता है ना, 9 के बदले 10 होते तो, और 2/3 1/3 सब चेंज हो जाता है। अब इसमें जो रूल है ना वो अपना मैथ्स वाला रूल है, यहाँ पे वो फ्रैक्शन टू बी राउंडेड ऑफ एज 1 नहीं है, इसमें पूरा बोला है मैथ्स वाला रूल लगाओ, 3.5 है तो 4, 3.25 है तो 3, सिंपल। तो इसमें आपको कुछ नया नहीं सोचना है। ऐसे याद रख लेना कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक अलग ही कैटेगरी होती है बाकी सबसे, नॉर्मल डायरेक्टर से स्पेशल केस है। तो स्पेशल केस में ना जो राउंडिंग ऑफ वाला रूल है ना वो भी थोड़ा स्पेशल ही होगा, ऑर्डिनरी रूल नहीं होगा। यहाँ पे ऑर्डिनरी डायरेक्टर से जो हर साल आते हैं हर साल जाते हैं, ये स्पेशल है तो इनके लिए रूल भी स्पेशल है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन राउंडेड ऑफ एज 1 होगा, लेकिन यहाँ पे अपना मैथ्स वाला नॉर्मल रूल चलेगा। ऐसे आप कुछ याद रख सकते हो, अदरवाइज फिर क्या कंफ्यूजन हो जाता है, किसमें राउंड ऑफ करना था 1 पे, किसमें करना था मैथ्स वाला, वो याद नहीं आता, इसलिए बता रहा हूँ। तो ये पूरी रोटेशन पॉलिसी की बात इन्होंने यहाँ पे की है, इसलिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके समझा दिया कि कैसे वर्क करेगा। अब ये सब में एक पॉइंट बचा है लास्ट में जो अच्छा है इस स्टोरी को एंड करने के लिए, वो समझ लो, बहुत बढ़िया पॉइंट है। देखो 9 में से 6 एलिजिबल है, 6 में से 2 जाएंगे, 2 चले गए, बचे 7। अब इसमें ऑप्शंस हैं कि आपको इसके बदले और 2 अपॉइंट करने हैं, अगर करने हैं तो उसी जनरल मीटिंग में और नए वाले 2 अपॉइंट कर दो और बात खत्म करो, एक ऑप्शन ये। दूसरा, मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया था कि हमें और 2 अपॉइंट नहीं करने, 7 कंटिन्यू करेंगे, इनफ है, तो उस मीटिंग में डिक्लेयर कर दो कि वी आर नॉट अपॉइंटिंग 2 न्यू डायरेक्टर्स एंड दिस इज द फाइनल क्वांटिटी एंड दिस इज डन, हो गया ये काम, वैसा है। तो ये आप चीज जो एक बार सबको क्लियर कर दो कि हम और डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं करने वाले। अच्छा, इस मीटिंग में आपने दोनों में से कुछ भी नहीं किया, ना आपने नए 2 डायरेक्टर अपॉइंट किए, ना आपने डिक्लेयर किया कि हम अपॉइंट नहीं करने वाले, तो किसी को क्या लगेगा, अरे यार इसमें तो कुछ बोला ही नहीं, अपॉइंट करने वाले हैं कि नहीं करने वाले, बताओ तो सही। अगर कुछ नहीं बोला और ये बात ओपन एंडेड छोड़ दी तो ये मीटिंग जो चल रही है ना ये एडजर्न्ड हो जाएगी। अब एडजर्न्ड का मतलब होता है अगले हफ्ते ये मीटिंग फिर से कंटिन्यू होगी बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। ये अभी तक ओपन एंडेड है, आपने जवाब नहीं दिया, तो एडजर्न्ड मीटिंग में आपको बताना पड़ेगा कि क्या करना है, और अपॉइंट करने हैं कि यही फाइनल है। अच्छा, एडजर्न्ड मीटिंग में भी आपने नहीं बताया, मैनेजमेंट ने कोई आंसर ही नहीं दिया इस पे, तो बाय डिफॉल्ट रूल ये बोलता है कि ये जो 2 रिटायर हुए थे ना ये वापस से रीअपॉइंट हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे, ये समझ आया, क्योंकि आपने आगे क्या करना है उसका जवाब नहीं दिया। अब इसमें पंगा है, ये जो 2 चले गए इनको फोन किया, अरे भाई वापस आ जाओ, बोले क्यों, बोले यार वो मीटिंग में कोई फैसला ही नहीं हुआ, डायरेक्टर ने कुछ बोला ही नहीं, मैनेजमेंट ने कुछ नहीं बताया क्या करना है, आप लोग फिर से रीअपॉइंट हो जाओ। ये दोनों ने मना कर दिया, फोन ही काट दिया, बोले हमको तुम्हारी कंपनी में काम करना नहीं, हम तो वेट कर रहे थे कब टर्म खत्म होगा, जान छूटेगी, बेकार, मैनेजमेंट ने मजा नहीं आ रहा, नहीं करने जाओ। अब किसी को फोर्स करके थोड़ी बुला सकते हैं, जब वो रेडी नहीं आने के लिए तो क्या करेंगे। बोला अगर ऐसा हो जाए तो फिर कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि अभी सिचुएशन का करे क्या। अब वो रास्ता लिख के नहीं दिया, कितना बैकअप देंगे, इतने बैकअप तो दे दिए कि या तो बता दो
या अपॉइंट कर लो, या नहीं करने वाले हो तो क्लियर कर दो। आपने तो कुछ बोला ही नहीं, रीअपॉइंटमेंट की बात भी कर दी लॉ में, अब ये भी ना बोल रहे हैं, अब क्या करें? बोले देखते हैं कोई और रास्ता निकालेंगे। तो रूल्स में भी ऐसे ही लिख दिया कि भाई जो भी पॉसिबल हो वो करना पड़ेगा, बट क्या स्पेसिफिक है वो नहीं बोला। ये सारी बातें यहाँ पे क्लियर आउट की है वैसा। अब तो ये जो लोन है जो निकाले हैं, ये वापस आ सकते हैं? हाँ, वो उस कंडीशन में कि जब, साल बाद 2 साल बाद। हाँ वो आ सकते हैं रोटेशन में, फिर वापस भी अप्लाई कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बार के लिए हटा दिया, उसके बदले दूसरे आ गए, तो क्या होगा ना, अगर ये लोग सब मिलकर कोई फ्रॉड कर रहे होंगे तो जो नया डायरेक्टर आएगा वो तो इनका दोस्त थोड़ी ना है, तो फ्रॉड्स रिवील हो जाते हैं। अब देखो मुझे पता है अपन सब ग्रुप में है, एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, बट वी नो कि हम में से कोई 1-2 लोग तो इस साल जाएंगे और हमारे बदले कोई नया आएगा, तो हम सब अभी तो चोरी कर रहे हैं मिलके, लेकिन जो नया आएगा वो नहीं एग्री किया तो सबको जाके बता देगा ये लोग सब फ्रॉड कर रहे हैं, तो फ्रॉड करने वाले को भी डर लगता है, ये बात होती है। इसलिए रोटेशन पॉलिसी रखते हैं ताकि नए डायरेक्टर के आने का डर होगा ना, पुराने वाले फ्रॉड्स करने से बचेंगे। क्लियर, ये समझ आ गया? ये दो डायरेक्टर को सब्सिडियरी में ट्रांसफर कर सकते हैं? हाँ, वो अलग कंपनी होगी, फिर उसमें वो रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर वैसे ही फॉलो होगा जैसे न्यू डायरेक्टर्स के लिए होता है, और वहाँ के शेयर होल्डर्स इनको अपॉइंट कर ले तो बात अलग है, उसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफाई नहीं किया, वैसी बात। ठीक है, कंप्लीट। तो अभी अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर वाला जो आंसर है, ये पूरा टॉपिक है 109 110 पे। एक्चुअली एक तो ये 2 बार रिपीट हो गया है, अब 110 पे देखोगे तो वापस वही टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। वो इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में भी 2 बार था, मैंने एक बार सेफर साइड पूरा ले लिया था, बट आंसर रिपीट है, सेम है। आपको क्या करना है, सिर्फ एक बार ये लैंग्वेज पूरी अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स की रीड कर लेनी है, 109 से लेके जो 110 तक जा रहा है ना, एक बार पूरा पढ़ लो। ये जितना मैंने बताया ना, ये आपको उसमें दिखना शुरू हो जाएगा कि अच्छा हाँ ये पॉइंट में ये बात हुई थी। एक बार रिकॉल करके आओ, कोई पॉइंट में लैंग्वेज में डाउट आएगा तो वो कल लेके आओ, मैं फिर करवा दूंगा, तो वापस डिस्कस भी करना है तो कर लेंगे एक बार। लेकिन एक एक पॉइंट जो मैंने आपको यहाँ बताया ना, लाइन टू लाइन मिलता जाएगा कि अच्छा हाँ ये स्टोरी बोली थी, तो मेरा बोला हुआ याद रहेगा तो रिलेट हो जाएगा, नहीं समझ आए तो बोलना। इतना रखते हैं, रिमेनिंग फिर वो रिमूवल और डायरेक्टर्स और वो सब है, पावर ऑफ बोर्ड, वो कल कंटिन्यू करेंगे। तो एक दिन और लगेगा, फिर ये 4.3 कंप्लीट होगा आपका, और उसके बाद 4.4 का जो सेकेंड हाफ बाकी है वो 2 दिन का टॉपिक है, और 2 दिन में अपने ये चैप्टर 4 पैकअप कर देंगे।